जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा CDS 2021 करंट अफेयर्स का आज पार्ट 5 रहेगा। कल भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए थे। अगर आपने अभी तक के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपको इन पर्सनैलिटी के बारे में पता है? 1897 में ये आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस वक्त के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे। 1915 में जो वाइस रॉय की एग्जेक्टिव काउंसिल थी उनमें भी ये मेंबर थे और इनके पास एजुकेशन पोर्टफोलियो भी था। आपको इनके नाम के बारे में अगर नहीं पता है तो वीडियो के लास्ट तक जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये पर्सनैलिटी जो है आपके किस वजह से न्यूज़ में रहे। इसके अलावा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे निपुण भारत के बारे में। रिसेंटली आपके जितने भी इनिशिएटिव लॉन्च हुए हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका निपुण भारत। पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, यहाँ से आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि निपुण भारत इनिशिएटिव का रिलेशन हमारा किसके साथ में है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, इसे हमने कहा है निपुण भारत। इसके अलावा नीचे आप पढ़ सकते हैं अ नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी का क्या मतलब होता है? फाउंडेशनल लिटरेसी का मतलब होता है कि पढ़ना लिखना तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन जिस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उसके मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग लिखा है, यानी सिर्फ पढ़ना नहीं आना चाहिए, पढ़ने के साथ साथ जो चीज़ आप पढ़ लेते हैं उसकी समझ भी होनी चाहिए, उनके मीनिंग्स का भी पता होना चाहिए। उसे हम कहते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा वर्ड आया है आपका न्यूमरेसी। न्यूमरेसी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आपको नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए। 1 2 3 4 नंबर्स का ज्ञान भी होना चाहिए और उन्हें यूज करना भी आना चाहिए, उसे हम कहते हैं न्यूमरेसी। अभी देखिए निपुण भारत इनिशिएटिव लॉन्च करने का क्या रीजन है? मेन रीजन है कि भारत में जो 9 वर्ष के बच्चे हैं, यानी कि 3rd क्लास तक के बच्चे हैं, उनमें देखा गया कि फाउंडेशनल लिटरेसी की कमी है। अगर वो पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उन्हें उन शब्दों के मीनिंग नहीं पता। और यहाँ तक देखा गया अगर किसी 3rd क्लास के बच्चे को आप कहते हैं 1st क्लास के बच्चे की बुक को पढ़िए, तो सिर्फ और सिर्फ 8% बच्चे ही ऐसा कर पाते हैं। यानी कि भारत की जो फाउंडेशन है, जो हमारे बच्चे हैं अप टू 3rd क्लास के, उनकी फाउंडेशन पढ़ाई की बहुत ज़्यादा खराब है। इसी वजह से यहाँ पर निपुण भारत इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। अभी इस निपुण भारत इनिशिएटिव में क्या किया जाएगा? ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाएगा इन बच्चों को ताकि 2026-27 तक जो भी बच्चे हमारे ग्रेड 3 से पास होंगे, यानी कि उस वक्त क्लास 3 से पास होंगे, उनमें हमें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन बन सकता है। निपुण भारत इनिशिएटिव आपका लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, यहाँ पर टारगेट क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। आपको पूछेंगे कि निपुण भारत इनिशिएटिव जो है क्या ये ग्रेड 3 तक के बच्चों के लिए है, या फिर ग्रेड 8 तक के बच्चों के लिए है, या ग्रेड 11 तक के बच्चों के लिए है। यानी इस तरह से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ध्यान में रखना, निपुण भारत इनिशिएटिव का जो मेन फोकस है ग्रेड 3 तक के बच्चों के लिए है, और यहाँ पर 2026-27 तक जो भी हमारे ग्रेड 3 तक के बच्चे पास आउट होंगे, यानी ग्रेड 3 को क्रॉस करेंगे, उनमें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अचीव करनी है। यही हमारा क्या है? टारगेट है। और यहाँ पर इस तरह से भी कंफ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पढ़ने की बात नहीं की गई, पढ़ने के साथ साथ समझने की भी बात की गई है। ध्यान में रखना, शब्दों को पढ़ना तो आना ही चाहिए, लेकिन उनके मीनिंग भी पता होने चाहिए, और यहाँ पर नंबर्स का ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन उन नंबर्स को यूज करना भी आना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है प्रोजेक्ट बोल्ड। देखिए बोल्ड की फुल फॉर्म क्या है?
बैम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। ध्यान से समझना, ओसिस का मतलब होता है, अगर हम डेजर्ट की बात करते हैं, डेजर्ट जो है जनरली आपका इनफर्टाइल होता है। डेजर्ट के अंदर अगर आपको कोई फर्टाइल एरिया देखने को मिलता है, पानी वाला एरिया देखने को मिलता है, या फिर ग्रीन एरिया देखने को मिलता है, उसे हम जनरल भाषा में ओसिस कहते हैं। तो यहाँ पर फुल फॉर्म से आपको पता चल जाना चाहिए कि प्रोजेक्ट बोल्ड हमारा क्या बताना चाहता है। बैम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, यानी कि जो हमारे डेजर्ट वाले एरियाज हैं, जो हमारे इनफर्टाइल एरियाज हैं, वहाँ पर बैम्बू को लगाया जाएगा। बैम्बू की ग्रीनरी हमें वहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि जो आपका प्रोजेक्ट बोल्ड है, इसे यहाँ पर इनिशिएट किसने किया है। तो देखिए, इसे इनिशिएट किया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने इसे क्या किया है, इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। पहले तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। अभी दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये बनेगा कि प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत जो है कहाँ से की गई है। तो देखिए, प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की गई है राजस्थान से। राजस्थान में है आपका उदयपुर, और उदयपुर में आपका ट्राइबल विलेज है, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ये ट्राइबल विलेज है आपका निचला मांडवा। ध्यान में रखना, निचला मांडवा आपका ट्राइबल विलेज है उदयपुर राजस्थान में। यहां से प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की गई है। ये जो आपका राजस्थान का विलेज है ना, यहाँ पर स्पेशली असम से 5000 सैपलिंग्स को मंगवाया गया और यहाँ पर इसे प्लांट किया गया। अभी दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये बनता है कि यहाँ पर बैम्बू के कौन से स्पीसीज को प्लांट किया गया है। तो ध्यान में रखना, बैम्बूस टुल्डा पहली स्पीसीज का नाम है जिसे यहाँ पर प्लांट किया गया है, बैम्बूस टुल्डा, और जो दूसरी स्पीसीज है उसका नाम है बैम्बूस पॉलीमॉर्फ। जो आपकी दूसरी स्पीसीज है उसका नाम है बैम्बूस पॉलीमॉर्फ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली बन सकता है। असम से स्पेशली बैम्बू के सैपलिंग्स को मंगवाया गया था, यहाँ पर 5000 सैपलिंग्स को प्लांट किया गया। कौन से स्पीसीज के प्लांट्स है, बैम्बूस टुल्डा एंड बैम्बूस पॉलीमॉर्फ। पता चल गया आपको, यहाँ पर इनकी प्लांटेशन की गई है। अभी देखिए, प्रोजेक्ट बोल्ड से होगा क्या। जैसा कि मैंने बताया, ओसिस का मतलब होता है फर्टाइल एरिया या फिर ग्रीन एरिया या फिर पानी वाला एरिया, जो कि आपको डेजर्ट के अंदर देखने को मिलता है। यानी जहां पर भी आपके डेजर्ट है ना, वहां पर आपको प्रोजेक्ट बोल्ड की वजह से ग्रीन पैचेस देखने को मिलेंगे बैम्बू के। ग्रीन पैचेस का मतलब जहां पर आपको बैम्बू लगे हुए देखने को मिलेंगे। अभी यहां पर बैम्बू का ही चयन क्यों किया गया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन ने बैम्बू का ही चयन क्यों किया, किसी अन्य प्लांट का जो है चयन यहाँ पर क्यों नहीं किया गया। देखिए, यहाँ पर जो आपका बैम्बू होता है ना, ये वाटर कंजर्वेशन में भी मदद करता है, यहाँ पर सॉइल इरोजन होने से भी बचाता है, और बैम्बू के इकोनॉमिक फायदे भी बहुत ज़्यादा है। इसे विलेज में स्टार्ट करने का क्या मतलब है, ताकि वहाँ के जो विलेज के लोग हैं उन्हें नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सके। आपको पता है बैम्बू का यूज़ कहाँ पर नहीं होता, फर्नीचर से लेकर लकड़ी से लेकर बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी बैम्बू से बनाई जाती हैं। इसी वजह से वुमेन एम्पावरमेंट हो सके, विलेज के लोगों को अन्य इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, विलेज की इम्प्रूवमेंट हो सके। इसी वजह से यहाँ पर खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन का भी रोल है। यानी कि यहाँ पर पर्यावरण की बात तो है ही, यहाँ पर सॉइल इरोजन ना हो उसकी बात तो है ही, डेजर्ट के अंदर ग्रीन पैचेस देखने को मिले, यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन हो सके, ये सारी चीज़ें तो आपकी यहाँ पर रहेंगी ही रहेंगी। लेकिन इसके साथ में बैम्बू की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होने की वजह से वहाँ की विलेजेस को फ़ायदा हो सके, लोकल लेवल पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिल सके, इसी वजह से प्रोजेक्ट बोल्ड को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ध्यान में रखना, कहाँ से लॉन्च हुआ है, सबसे पहले हमारे उदयपुर से लॉन्च हुआ है, राजस्थान से। अगर ये प्रोजेक्ट आपका सही रहता है, इसके बाद में गुजरात में भी इम्प्लीमेंटेशन होगी, इसके बाद में लेह लद्दाख में आपका जो डेजर्ट है वहाँ पर भी इम्प्लीमेंटेशन इसकी देखने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है,
प्रोजेक्ट बोल्ड के ऊपर आपका क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है। इसके अलावा मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहता हूँ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशन चल रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है मनाया जा रहा है और यहाँ पर जो आपका खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन है ये इसे सेलिब्रेट कर रहा है खादी बैम्बू फेस्टिवल के रूप में। ध्यान में रखना, इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है खादी बैम्बू फेस्टिवल के रूप में और इसी के तहत जो है आपके प्रोजेक्ट बोल्ड को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो आपको पता चल गया कि बैम्बू के क्या क्या फायदे हैं, क्योंकि बैम्बू के ग्रीन पैचेस जब आपको देखने को मिलेंगे ना तो हमारा लैंड भी वहां पर फर्टाइल होना शुरू होगा, वहां पर डेजर्टिफिकेशन नहीं होगी। जो हमारा लैंड डिग्रेड हो चुका है डेजर्ट के अंदर, जिसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता है, उसका भी उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा जो आपका प्रोजेक्ट बोल्ड है ये कौन से एरियाज को टारगेट करने वाला है, ये करने वाला है टारगेट एरिड रीजन्स को एंड सेमी एरिड रीजन्स को, यानी जहां पर डेजर्ट है या फिर डेजर्ट लाइक कंडीशंस हैं वहां पर प्रोजेक्ट बोल्ड जो है आपका लाया जाएगा, ताकि वहां पर लोकल लोगों को भी फायदा हो सके, पर्यावरण को भी फायदा हो सके और जो हमारा लैंड खाली पड़ा हुआ है जो बिल्कुल वेस्ट है उसका यहाँ पर यूज भी किया जा सके। तो अभी आपको प्रोजेक्ट बोल्ड में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे हरित धारा के बारे में। हरित धारा क्या है हमारी? हरित धारा है हमारी फीड। इस फीड को डेवलप किसने किया है? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है, इसे डेवलप किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने। ये आपकी किस प्रकार की फीड है? ये है आपकी एंटी मिथेनोजेनिक फीड। ध्यान में रखना किस तरह की फीड है, एंटी मिथेनोजेनिक फीड है ये आपकी। अभी यहाँ पर जो आपकी हरित धारा फीड है इसकी इंपॉर्टेंस किस वजह से है? देखिए, जो हमारे कैटल है, जो हमारे पशु हैं, ये मीथेन की इमिशन जो है बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आप पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे ना तो मीथेन जो है इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है काफ़ी ज़्यादा अधिक हुई है अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से इसका कंपैरिजन करेंगे। इसी वजह से मीथेन की इमिशन को कम करना, रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअल में होता क्या है, जो आपके पशु होते हैं प्लांट्स का इंटेक करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, उसके अंदर आपका स्टार्च होता है, फिर वो ग्लूकोज में टूटता है, फिर उसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट्स में टूटेगा। जब कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन होती है, जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जो हमारे कैटल होते हैं, इनके पेट में काफ़ी ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। आपके इनके पेट में होते हैं प्रोटोजोआ। ये जो आपके प्रोटोजोआ होते हैं ये क्या करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स टूट जाता है, तो यहाँ से कार्बन मिल जाता है, जिसकी वजह से उसके बाद में आपकी मीथेन की इमिशन होती है। अभी मीथेन की इमिशन को रोकना जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने हरित धारा फीड को लाया है। हरित धारा फीड जब हम कैटल्स को देंगे, पशु को देंगे, तो यहाँ पर जो प्रोटोजोआ का नंबर है उनकी बॉडी के अंदर ये कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मीथेन की इमिशन जो है यहाँ पर कम होगी। यानी कि यहाँ पर हरित धारा फीड लाने का क्या फ़ायदा है? जो कैटल की वजह से मीथेन की इमिशन होती है इसे 17 से 20% तक कम किया जा सकता है। इसी वजह से इस फीड को हमने क्या कहा? एंटी मिथेनोजेनिक फीड कहा। तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अभी यहाँ पर आपकी कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पूछा जाएगा हरित धारा फीड से क्या सिर्फ मीथेन की इमिशन कम होती है, इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं होता? देखिए, यहाँ पर एक तीर से दो निशाने हैं। मीथेन की इमिशन तो कम होगी ही होगी, इसके साथ में जो हमारे कैटल, जो हमारे पशु दूध देते हैं, उसकी मात्रा में भी बढ़ावा देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर फार्मर्स को भी फ़ायदा होगा, पर्यावरण को भी फ़ायदा होगा, फार्मर्स को भी फ़ायदा होगा। इसी वजह से जो आपकी हरित धारा फीड है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अभी आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर हरित धारा के अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिससे हमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल रही हैं। तो देखिए, हरित धारा फीड को यहाँ पर बनाया गया है टैनिन रिच प्लांट से। हमारे कई प्लांट्स होते हैं
जिनके अंदर टैनिन की मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। टैनिन आपका कुछ और नहीं है, सिर्फ एक केमिकल कंपाउंड है। केमिकल कंपाउंड टैनिन, इसकी मात्रा कई प्लांट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। उन्हीं की मदद से यहाँ पर हरी धारा फीड को बनाया गया है। अभी इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि यहाँ पर मिल्क की प्रोडक्शन जो है, मिल्क की मात्रा जो है पशु के अंदर कैसे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए, इसके बढ़ने का कारण है कि जब भी पशु हमारा हरी धारा फीड को लेगा तो उसके अंदर प्रोपियोनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी और इसी प्रोपियोनिक एसिड की वजह से हमारे दूध की मात्रा जो है बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। हमारे पशु के अंदर कौन से एसिड की ज़्यादा फॉर्मेशन होगी? हरी धारा फीड खाने से प्रोपियोनिक एसिड की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी और यहाँ पर दूध की मात्रा जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको पता चल गया है हरी धारा फीड का मेन काम क्या है? मीथेन एमिशन को कम करना। मीथेन जो है ग्लोबल वार्मिंग का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेटर है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका मीथेन की इमिशन होगी उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो है आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हरी धारा को डेवलप किसके द्वारा किया गया है? इसे डेवलप किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर CDS 2021 के लिए OTA कोर्स अवेलेबल है, मैथमेटिक्स कोर्स अवेलेबल है, अलग से करंट अफेयर्स भी अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल हैं। यानी CDS के रिगार्डिंग आपको कोई भी मटेरियल चाहिए, करंट अफेयर्स, चाहे टेस्ट सीरीज़, चाहे नोट्स, चाहे वीडियो लेक्चर्स, सभी के सभी आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर दिक्कत है, चाहे पॉलिटी, चाहे ज्योग्राफी, चाहे साइंस, सभी के लेक्चर्स जो है मैंने कवर किए हैं, खुद से कवर किए हैं। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर करना हो तो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर विजिट कर सकते हैं और हमारे CDS के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। ऑलरेडी इसके चार्जेस जो हैं बहुत ज़्यादा मिनिमल है। अगर आप कंटेंट को देखेंगे, कंटेंट के अकॉर्डिंग जो चार्जेस है बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप एक महीने की ट्यूशन भी पढ़ने जाते हैं ना, आज के टाइम में जब से कोविड आया तब से आपको पता है महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप ट्यूशन भी पढ़ने जाते हैं एक महीने की, चाहे 10th क्लास की, चाहे 12th की, चाहे 8th क्लास की, उसके भी चार्जेस जो हैं इस टोटल कोर्स से ज़्यादा होते हैं। इस कोर्स में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, GS के आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है। यानी कि इतने ज़्यादा कम प्राइस पे आपको ऑलरेडी चीज़ें मिल रही हैं। अगर आपको इसमें भी एक्स्ट्रा ऑफ चाहिए हो तो आपको 250 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। आप कूपन यूज़ कर सकते हैं, कूपन्स यहाँ पर लिमिटेड रहेंगे। इसी वजह से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाइए, आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल सिर्फ तब करना अगर आपको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत आती है, आपको लगता है कि आपको सब्जेक्ट अच्छे से करना है, आपको यहाँ पर ज़्यादा स्कोर करना है, अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए, अगर आपको इम्प्रूव करना है, टेस्ट सीरीज देनी है, ये सारी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं सर चतुर शंकर नायर के बारे में। सर चतुर शंकर नायर के ऊपर बायोपिक बनने वाली है, इसी वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, इनके ऊपर चर्चा हुई है। अभी इनके ऊपर जो बायोपिक बनने वाली है ये एक बुक के ऊपर बेस्ड है और ये बुक का नाम है द केस दैट शूक द एम्पायर। ये बुक आपकी लिखी गई थी रघु पलट के द्वारा, पुष्पा पलट के द्वारा। इतना आपको अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए। अभी बात आती है कि सर चतुर शंकर नायर हमारे कौन हैं। देखिए, ये हमारे फेमस जज और फेमस एडवोकेट रह चुके हैं। 1897 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। ध्यान में रखना, 1897 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे और 1897 में जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे ना, तब ये यंगेस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उस वक्त के यंगेस्ट प्रेसिडेंट। इसके अलावा ये मलयाली थे और आज तक ये एकलौते मलयाली हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो 1902 में आपका रेले यूनिवर्सिटी कमीशन आया था। रेले यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में, ये कमीशन जो है लॉर्ड कर्जन के टेन्योर के अंडर आया था।
इसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम था कि भारत के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर एजुकेशन को स्तर को देखना और रिकमेंडेशंस देना कि एजुकेशन स्तर को कैसे यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जो हमारे सर चतुर शंकरन नायर थे, ये रेले यूनिवर्सिटी कमीशन के भी मेंबर थे। और मैं आपको बता दूं, रेले यूनिवर्सिटी कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर ही 1904 का यूनिवर्सिटीज़ एक्ट भी आया था, जो इतिहास में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, भारत में उस वक्त यूनिवर्सिटीज़ कहाँ कहाँ पर थी। देखिए 1902 में जब आपका रेले यूनिवर्सिटी कमीशन आया था ना, उस वक्त भारत में 5 यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने को मिलती। बॉम्बे में, कैलकाटा में, मद्रास में, पंजाब में और इसके साथ साथ इलाहाबाद में। उस वक्त भारत में 5 ही यूनिवर्सिटीज़ थी जब आपका रेले यूनिवर्सिटी कमीशन जो है आया था। इसके बाद 1908 में ये मद्रास हाई कोर्ट के परमानेंट जज भी बन गए थे। इसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट इनकी आती है 1915 में, जब वाइसरॉय की एग्जेक्टिव काउंसिल का इन्हें भाग बनाया गया था और यहाँ पर इन्हें एजुकेशन पोर्टफोलियो भी दिया गया था। ध्यान में रखना, 1915 में वाइसरॉय की एग्जेक्टिव काउंसिल का इन्हें भाग बनाया गया और यहाँ पर इन्हें एजुकेशन पोर्टफोलियो जो है दिया गया था। 1919 में जब आपके मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं, उनके प्रोविजंस को अप्लाई करने में, एक्सटेंड करने में सर चतुर शंकरन नायर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। लेकिन 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, जिसकी वजह से इसके प्रोटेस्ट के चलते इन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, सर चतुर शंकरन नायर की एक इम्पॉर्टेंट बुक भी है जिसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, गांधी एंड अनार्की। गांधी एंड अनार्की बुक जो है सर चतुर शंकरन नायर ने ही लिखी थी। इसके अंदर इन्होंने गांधी के बारे में डिटेल में बताया था और उनको क्रिटिसाइज भी किया था, क्योंकि इनका मानना था कि जो नॉन वायलेंस है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन है, इसकी वजह से बहुत सारे दंगे होने वाले हैं। इस तरह की चीज़ें जो है इन्होंने लिखी थी, यहाँ पर एनालाइज किया था। तो ध्यान में रखना, गांधी एंड अनार्की किसकी बुक थी? सर चतुर शंकरन नायर की थी। इनकी इतनी सारी अचीवमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं, इसी वजह से आपको पता चल गया होगा कि सर चतुर शंकरन नायर जो है आपके क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, सर चतुर शंकरन नायर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अगर मैं साथ साथ आपको कोई चीज़ बताता हूँ ना, तो उसके बारे में भी पढ़ लेना। जैसे रेले यूनिवर्सिटी कमीशन के बारे में बताया, रेले यूनिवर्सिटी कमीशन को हेड किसने किया था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा 1904 में यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया था, तो उसकी क्या महत्वता थी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 1919 में मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, वहाँ पर क्या क्या प्रोविजंस हमें देखने को मिले थे, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। यानी करंट अफेयर में जो चीज़ें चल रही हैं ना, उन्हें साथ साथ पढ़ते रहेंगे, रिवीजन भी हो जाएगी और उनके ऊपर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी जो भी है अच्छी खासी रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे रिक्यूजल ऑफ जज के बारे में। रिक्यूजल ऑफ जज का क्या मतलब होता है? अगर कोई आपका जज विड्रॉ कर लेता है किसी केस से जो उसके पास में आया है, या फिर किसी लीगल प्रोसीडिंग में भाग लेने से मना कर देता है, या फिर किसी ऑफिशियल काम में भाग लेने से मना कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिक्यूजल ऑफ जज कहते हैं। अभी आप ज़रा खुद सोचिए कि कोई भी जज जो है किसी केस से खुद ब खुद विड्रॉ क्यों करेगा? अगर उसे लगता है कि वो किसी भी तरह से पार्शियल हो सकता है, पार्शियलिटी कर सकता है, तो वो पीछे हट जाएगा। अगर उसे लगता है कि यहाँ पर लोगों को लगेगा या फिर जो वहाँ के ऑब्जर्वर है उन्हें ऐसा लग सकता है कि जज जो है पार्शियल है, वो तो भी पीछे हट जाता है अपनी मर्जी के साथ। इसे हम रिक्यूजल ऑफ जज कहते हैं। अगर उसे लगता है कि लॉयर के साथ उसका कोई ना कोई बातचीत है, कम्युनिकेशन है, पहले से उनकी आपस में सांठगांठ है, या फिर लोगों को ऐसा लग सकता है कि यहाँ पर इनकी आपस में बनती है, ये फैसला तो उसी के हक में जाएगा, तो यहाँ पर जज के पास डिस्क्रिशन होती है केस से विड्रॉ करने की। इसे ही हम क्या कहते हैं? रिक्यूजल ऑफ जज कहते हैं। अभी इसके ऊपर इतनी ज़्यादा बात क्यों हो रही है? वेस्ट बंगाल की आपकी चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है ममता
बनर्जी। ममता बनर्जी, आपको पता है वेस्ट बंगाल के इलेक्शन हुए थे और वहाँ पर नंदीग्राम के इलेक्शन हार गई थी। इनकी पार्टी इलेक्शन जीत गई थी, ये चीफ मिनिस्टर बन गई थी, लेकिन ये खुद जो है नंदीग्राम के इलेक्शन हार गई थी। इनका कहना था कि नंदीग्राम की इलेक्शन जो है अनफेयर हुए हैं। इसके चलते इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन डाल दी। पिटीशन इन्होंने जब डाली, वो पिटीशन गई जस्टिस कौशिक चंदा के अंडर। और यहाँ पर ममता बनर्जी का कहना था जो हमारे जस्टिस कौशिक चंदा है, इनका संबंध है बीजेपी पार्टी के साथ और ये चाहती थी कि इन जज को हटाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो जस्टिस कौशिक चंदा थे, क्योंकि इनके ऊपर पार्शियलिटी का आरोप लगना था, तो इन्होंने खुद ब खुद विड्रॉ कर लिया, खुद ब खुद इस पिटीशन से हट गए। इन्होंने इस केस को यहाँ पर छोड़ दिया। इसी वजह से इसे हमने क्या कहा, रिक्यूजल ऑफ जज कहा। अभी यहाँ पर जो हमारी कैलकाटा हाई कोर्ट है, कैलकाटा हाई कोर्ट ने इसके बाद वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उनके ऊपर 5 लाख रुपए का फाइन लगा दिया था। किस वजह से? क्योंकि वो चाहती थी कि जिस जज के अंडर ये केस गया है उन्हें हटाना। इसी वजह से ध्यान में रखना, क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपसे पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि रिक्यूजल ऑफ जज क्या होता है। पूछा जा सकता है कि भारत के कौन से चीफ मिनिस्टर ने रिक्यूजल ऑफ जज के चलते रिसेंटली 5 लाख रुपीस का फाइन दिया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान में रखना रिक्यूजल ऑफ जज क्या है और यहाँ पर पूरा मामला आपका क्या था। आज हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की हैं। एक एक चीज़ जो हमने आज कवर की है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आज विराम लेने से पहले मैं आपको दोबारा से याद दिलवाना चाहता हूँ, अगर आप CDS 2021 के लिए OTA का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर मैथमेटिक्स का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पर आपको वीडियो